तो जय हिंद गाइस, चालू करते हैं सेशन को। राइट, और स्टूडेंट्स नहीं आए। ये क्यों हो रहा है यार बार बार? ये दिक्कत हमेशा देता है क्या प्रोजेक्टर? फैंस हो रहा है, ये वायर मतलब सही कनेक्टेड नहीं है क्या? अच्छा, तो आज से हम 2-3 इनिशिएटिव और शुरू करेंगे। द हिंदू न्यूज़पेपर भी हम लोग कवर अप करेंगे रेगुलर बेसिस पर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कुछ आपको होमवर्क टाइप का टास्क जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा, राइट, कि जिसको आपको कवर अप करना है। चलो लेट्स स्टार्ट। सो वैशाख पूर्णिमा, तो ये पहली चीज तो ये लिख लो आप अपने नोट्स में, वैशाख पूर्णिमा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बुद्ध पूर्णिमा, राइट। लिखो, नोट डाउन करो, बुद्ध पूर्णिमा, राइट। बुद्धिज्म से रिलेटेड आपको कुछ डेट्स पढ़ना है क्या बुद्धिज्म से रिलेटेड? क्योंकि बुद्धिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो कि सिविल सर्विसेज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और वनडे एग्जामिनेशन भी अक्सर पूछा जाता है, राइट। तो पहली चीज तो आप ये लिख लो कि आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड जितनी भी साइट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे सिद्धार्थ है ना, वो गौतम बुद्ध जो है वो टाइटल कब मिला उनको? जब बोध गया पे उन्होंने एनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति करी, राइट। तो वो आपको जो है वो क्लियरली पता होना चाहिए। हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बट कुछ पॉइंट्स है आप लिखो। जैसे कि बर्थ इनका है 564 बीसी में, 564 बीसीई, तो इनका बर्थ है। बीसी और एडी के बारे में आपको पता होगा, क्या होता है बीसी? बिफोर क्राइस्ट, राइट। एडी किस चीज के लिए बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट? हाँ, एग्जैक्टली, राइट, क्राइस्ट से। ठीक है, लुम्बिनी आपको जगह पता है जहां पर इनका बर्थ हुआ? लुम्बिनी कहां पर है ये? नेपाल। लुम्बिनी नेपाल, LUMBINI, लुम्बिनी नेपाल। तो नेपाल में भगवान बुद्ध का जो है वो जन्म होता है 564 BCE, राइट। महापरिनिर्वाण पता है क्या होता है? महापरिनिर्वाण, डेथ, डेथ, हाँ, उनकी डेथ खुशीनगर, है ना। तो खुशीनगर इंडिया के अंदर इनकी डेथ जो है वो हुई है, खुशीनगर, उत्तर प्रदेश, यूपी। खुशीनगर, यूपी, इनकी जो है वो डेथ हुई, उसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ये लिख लेना, महापरिनिर्वाण। क्योंकि देखो, अब देखो ये टॉपिक जो है वो भी वैशाख पूर्णिमा भी आई थी, बुद्ध पूर्णिमा भी आई थी। अब आपसे हो सकता है बुद्ध पूर्णिमा से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे, आपसे पूछ लें बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको इस तरीके से करंट अफेयर्स को जो है वो कवर अप करना है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो है अभी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ ये फेस्टिवल को जो है वो सेलिब्रेट किया था, और इवन यूनाइटेड नेशन तक रिकॉग्नाइज करता है, यूएन, राइट, इसको वैशाख पूर्णिमा को 1999 से यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, राइट, वैशाख पूर्णिमा को। तो एक छोटा सा टॉपिक था। अच्छा, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर आपको फोकस करना है। क्वेश्चन ये आएगा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर 2023 की रिपोर्ट किसने दी है? ये लिख लेना, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर 2023, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट, क्योंकि नीति आयोग से रिलेटेड ये टॉपिक है। नीति आयोग क्या है? 2014 में प्रधानमंत्री जी लाए थे, 2015 से ये इफेक्टिव हुआ था, 2015 से ये इफेक्टिव हुआ था, लागू हुआ था, राइट। और क्यों लेके आए थे ये? प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन, राइट, प्लानिंग कमीशन को जो है वो खत्म किया और नीति आयोग को लेकर आए। अब मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, क्यों ऐसा किया इन्होंने? प्लानिंग कमीशन को क्यों बंद किया? प्लानिंग कमीशन तो बहुत अच्छा, आपने पढ़ा हुआ इकोनॉमिक्स के अंदर 5 ईयर प्लान्स पढ़ा, तो क्यों प्लानिंग कमीशन को जो है वो हटाया और नीति आयोग लेकर आए? दैट इज द क्वेश्चन। क्या वजह थी? 5 ईयर बहुत ज्यादा समय था, 5 ईयर ज्यादा समय था। नीति आयोग में नहीं, नीति आयोग के तो मिलीनियम टारगेट है, 2030 का भी टारगेट है, 2070 का भी है। फिर
देखो क्या होता था, प्लानिंग कमीशन जो था, अब देखो ये चीज पॉलिटिकल है पूरी, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, बट ये हमें बोलनी नहीं है, राइट। ये पॉलिटिकल क्यों है? क्योंकि जब कोई भी नई सरकार आती है तो वो चाहती है कि उसकी स्कीम्स लागू हो। जैसे आपने देखा होगा पुरानी स्कीम को ये लोग बंद करके अपनी सेम, मतलब फंडामेंटल पूरा सेम रहता है, काम पूरे सेम होते हैं, बट ये अपनी पुरानी स्कीम को बंद करके अपने नाम से स्कीम जो है वो शुरू कर देते हैं, राइट। तो आपने अक्सर देखा होगा जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है, तो इन्होंने प्लानिंग कमीशन को चेंज करने के पीछे जो रीजन दिया था वो ये था, प्लानिंग कमीशन टॉप टू बॉटम अप्रोच रखता था, मतलब सेंटर से ऑर्डर्स आते थे और उनको बॉटम वाले लोगों को फॉलो करने पड़ते, यानी कि स्टेट और लोकल लेवल को फॉलो करने पड़ते थे। बट नीति आयोग के अंदर टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच दोनों है। क्या लिखोगे आप? टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप अप्रोच जो है वो नीति आयोग की हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, पहले ये लिख लो, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप अप्रोच ऑफ नीति आयोग। बिल्कुल सही उषा, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप अप्रोच, है ना। इसके लिए एक शब्द होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये शब्द इसके लिए उपयोग किया जाता है, COOPERATIVE, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, FEDERALISM, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मैं आपको बता दूं, ये वही है कि जैसे कि स्टेट जो होती हैं, आपने पता है कि दो या दो से ज्यादा फॉर्म ऑफ स्टेट्स को हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं, संघवाद करके आपने जो है वो नाम सुना होगा, है ना। ये वो ये कोऑपरेटिव, कि उनके साथ जो है वो एक संबंध क्रिएट करना है, कि स्टेट और सेंटर मिलकर जो है वो कॉपरेशन करें, राइट। कि स्टेट भी जो है वो सेंटर को बताए कि यार हमें ऐसा काम करवाना है, तो सेंटर उस हिसाब से प्लानिंग करे। तो ये ऑब्जेक्टिव था नीति आयोग का, राइट। बट अब ये मैं क्यों बोलता हूं कि ये ऑब्जेक्टिव था ही नहीं उनका, वो इसलिए बोलता हूं क्योंकि प्लानिंग कमीशन के बाद आ गई नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC, जिसको आपने इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, शायद इकोनॉमिक के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका ऑब्जेक्टिव ये था बॉटम टू टॉप अप्रोच को अचीव करना। तो जब पढ़ाई करते हैं हम एनसीईआरटीज वगैरह, तो इस तरीके की अप्रोच हमें पता होनी चाहिए, राइट। समझ में आ रहा है कुछ? एक बार फिर से बताते हैं, चलो चलो फिर से बताते हैं, एक बार इसको हटा देते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया कि नीति आयोग सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा था इसको लाने का, क्योंकि उनको पुरानी कांग्रेस की प्लानिंग कमीशन को खत्म करना था। उन्होंने बोला कि हमें आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलना, वी डोंट केयर अबाउट योर 5 ईयर प्लान्स, हमें आपके 5 ईयर प्लान से कोई मतलब नहीं, हमें अपना प्लान, क्योंकि इनको इतिहास लिखना है ना भाई, कल को इन फ्यूचर 10, 20, 15, 25 साल के बाद पता लगे कि भाई किस गवर्नमेंट नीति आयोग लेके आए, कौन गवर्नमेंट इंडिया की प्लानिंग के लिए था, तो उनका नाम रहे। तो ये नाम के लिए सिर्फ लेकर आए, बट प्लानिंग कमीशन को इन्होंने हटाने की वजह बताई कि बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम अप्रोच, कि भाई नीचे वाले जो लोकल लेवल की जो अथॉरिटीज हैं या लोकल लेवल पर भी जो प्लानिंग होती है वो भी हमें बताएं, जैसे ग्राम सभा बताए कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। तो प्लानिंग कमीशन लेकर आई थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इस काउंसिल का ऑब्जेक्टिव ये था कि ग्राउंड लेवल से प्लान उठाकर ऊपर तक जो है वो लेकर जाना, राइट। तो ये चीज थी। अब देखो ये जो लेकर आए अभी, इनमें मैं कुछ चीजें आपको लिखवाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। पॉइंट नंबर 1, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पोर्टल, नेशनल AI पोर्टल, इसको बोलेंगे इंडिया AI, इंडिया AI, इंडिया AI, नेशनल AI पोर्टल, इंडिया AI। अब देखो इसकी नीति आयोग की जो ये रिपोर्ट है, जिसमें ये बोल रहे हैं कि हमें 2023 में क्या क्या सोशल सेक्टर पर बेस्ट प्रैक्टिसेस करनी है। बेस्ट प्रैक्टिस मतलब हम लोग क्या क्या चीज ऐसी करें जो सोसाइटी के लिए अच्छी हो, राइट, सोशल सेक्टर के लिए जो है अच्छी हो, राइट। तो इसके लिए पहली चीज ये क्या लेकर है, नेशनल AI पोर्टल। अब आप लोग मुझे बताओगे कि ये पोर्टल, पोर्टल का मतलब क्या होता है? वेबसाइट, पोर्टल वेबसाइट, राइट। AI मतलब आज की डेट में जो बहुत जरूरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ जितना भी काम हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग की कुछ लोग तैयारी कर रहे हो, तो बैंकिंग में AI का उपयोग बहुत ज्यादा जो है आज की डेट में किया जा रहा है, कि जिससे कि फास्ट काम जो है वो हो सके, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट SSC की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे इनकम टैक्स वगैरह इंस्पेक्टर आप बनोगे, राइट, SSC में क्वालिफाई करने के बाद, तो आप क्या करोगे, AI की मदद से पकड़ोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उन लोगों को जो इनकम टैक्स प्रॉपर टाइम पर भर नहीं रहे, राइट, तो उनका डेटा, उनका रिकॉर्ड जो है वो आपके पास AI की मदद से आएगा। अब आप सिविल सर्वेंट बनोगे, जब ब्यूरोक्रेट, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, पूरे हमारी सिटी के अंदर ट्रैफिक को मैनेज करोगे कैसे, AI की मदद से करोगे। तो नीति आयोग ने बोला कि हमें 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करना है,
पहला पॉइंट ये, ठीक है। एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना है जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नई नई इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हम लोग करें। सेकेंड पॉइंट, एक इनिशिएटिव है शांति कौशलकार, शांति SANTHE, क्या साथी है ये, SAN नहीं है, SATHE है, साथी कौशलकार। कौशल का मतलब क्या होता है? स्किल, राइट? कौशल इज स्किल, राइट? साथी कौशलकार मतलब कि कहीं ना कहीं हमें स्किल डेवलपमेंट करना है। अब स्किल डेवलपमेंट करके क्या होगा? जॉब्स, लोगों को जॉब्स मिलेंगी। तो सेकंड चीज बोली कि भाई सोशल सेक्टर, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर आज के डेट में पैसे की कमी है, और पैसा कब आएगा? जब लोगों को जॉब्स मिलेंगी। आर यू गेटिंग इट? तो साथी कौशलकार दूसरा इनिशिएटिव बोला है, 2023 में ये चीज करनी है। प्रीलिम्स में आपका आएगा कि साथी कौशलकार जो है वो किसका इनिशिएटिव है? नीति आयोग का। वनडे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राइट? फिर सेकंड है आईडेक्स, थर्ड आईडेक्स, ये डी कैपिटल कर देना, आईडेक्स, IDEX। इसका फुल फॉर्म है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। इनोवेशन, INNOVATION, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। क्या समझ में आ रहा है? डिफेंस से रिलेटेड है ना, रक्षा क्षेत्र से रिलेटेड क्या करना है? इनोवेशन, नई नई चीजें इनोवेट करना है, जैसे टेक्नोलॉजी, डिफेंस की टेक्नोलॉजी, वेपन्स, राइट? तो वो हम इनोवेट करें। तो ये चीज नीति आयोग ने बोली कि 2023 में डिफेंस पे काम करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना है, और स्किल डेवलपमेंट पर काम करना है, राइट? तो ये तीन चीजें जो है बस रिपोर्ट के थ्रू हम लोग को मिली है, राइट? क्लियर, सॉरी। तो ये चीज ध्यान में रखना। और भी हाँ, ID कैपिटल करना, IDEX, इनोवेशन, INNOVATION, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ठीक है। क्या है ये UNCCD? UNCCD क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। लिखो, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये अक्सर एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं लोग डायरेक्ट। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अब इस वर्ड को तोड़ते हैं और पूरा समझते हैं क्या है ये। यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन किसको बोलते हैं? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट किसी प्रकार का। किस चीज का? कॉम्बैट का मतलब रोकना। किसको रोकना? डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिक। अभी देखो आज की डेट में क्या हो रहा है, लोग बाग प्लांट्स को काट रहे हैं, राइट? प्लांट्स को काट रहे हैं तो क्या हो रहा है? डेजर्ट बनते जा रहे हैं, राइट? बैरन लैंड अपन बोलते हैं, बंजर जमीन बन जा रही है। तो बंजर जमीन को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन का ये कन्वेंशन है, राइट? इसकी ये रिपोर्ट आई है, ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ग्लोबल लैंड आउटपुट रिपोर्ट जो है वो किसकी है? UNCCD की ये रिपोर्ट है। अब ये चीज है करंट अफेयर्स में। ये UNCCD की रिपोर्ट है, ठीक है? पहला पॉइंट तो ये। अब इस रिपोर्ट में क्या है वो हम लोग समझेंगे, राइट? पॉइंट अपने यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि अपने यहाँ पर करंट अफेयर्स पर फोकस किया नहीं जाता है, और जिस लेवल का फोकस ये भोपाल में कहीं पर भी नहीं है। जैसे कि आप अगर आप दिल्ली की कोचिंग्स वगैरह जब ज्वाइन करेंगे, जैसे होता है ना, कई बार हम पेपर पढ़ते हैं, बोलते हैं यार ये तो था ही नहीं। क्यों नहीं था? वो उस तरीके से पढ़ा ही नहीं हमने जिस तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए था। मेनी टाइम्स इट हैपेंस। आपके, मैं आपको गारंटी देता हूँ 80% आपके क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। अब लोग बोलते हैं कैसे रिलेटेड है? अब यूपीएससी आपसे UNCCD पूछ लेती है, या SSC पूछ लेती है, या आपसे पूछ ले, एक जनरल पूछ ले कि इसका फुल फॉर्म बताओ, आप बता ही नहीं पा रहे। फिर वो लोग यार ये कहाँ था, ये तो सिलेबस में नहीं था, करंट अफेयर में तो था ये हम लोग को इस पर कवर करना। अब एक अंडरस्टैंडिंग भी हमारी हो गई
यार ये जो कन्वेंशन है, एक एग्रीमेंट है यूनाइटेड नेशन का, जिससे कि हम लोग को डेजर्टिफिकेशन को रोकना है, राइट। अब देखो इसकी रिपोर्ट में हम लोग को जो है वो क्या चीज जो है वो देखने को मिल रही है। तो पहली चीज तो इन्होंने बोला कि इनके 9 प्लैनेटरी बाउंड्रीज हैं। अब इनकी बाउंड्रीज लिख लो आप, 9 प्लैनेटरी बाउंड्रीज। ऐसा लिखो कि 9 फैक्टर्स, 9 फैक्टर्स। पॉइंट नंबर 1, बायोडाइवर्सिटी लॉस। एनवायरमेंट आपका टॉपिक है, एनवायरमेंट, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, है ना। क्या होता है ये? एनवायरमेंट की क्लासेस ली हैं अभी तक आपने? अभी तक नहीं ली। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, सब कुछ। बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स एवरीथिंग। एग्जैक्टली, फ्लोरा फौना दोनों इंक्लूडेड है। क्या है फ्लोरा और फौना? एग्जैक्टली, प्लांट। अब देखो उसको ट्रिक में बात कर रहा हूँ, फ्लावर होता है ना, तो फ्लोरा, तो उससे क्लियर हो गया। अब जब फ्लावर फ्लोरा है तो फौना एनिमल्स की प्रजाति होगी, एनिमल का किंगडम, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। मतलब ये ध्यान देता है ये रिपोर्ट कि भाई कितनी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है पूरे दुनिया भर में, इस चीज के बारे में बताता है। दूसरी चीज ये बताता है, लिखो यूज चेंज, लैंड यूज चेंज। क्या मतलब हुआ इसका? जो नेचुरल जमीन थी, मतलब जहां पर फॉरेस्ट था, उसको हमने चेंज कर दिया ना, उसकी जगह पर हम बिल्डिंग्स लेकर आ गए, तो ये एक इशू है। तीसरा पॉइंट लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, सबसे बड़ा क्लाइमेट, सबसे बड़ा टॉपिक एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। हम कर रहे हैं ना आज की डेट में क्लाइमेट चेंज। हाँ यार, ये हो रहा है, से हो रहा है, ये इस पर भी हाथ लगाओ। ये क्लाइमेट चेंज, थर्ड पॉइंट। क्यों हो रहा है क्लाइमेट चेंज? उस दिन भी हमने डिस्कस किया था। कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कहां से रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और 5 चीज बताओ, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, और 5 चीज बताओ। इंसान भी तो रिलीज कर रहा है। क्रॉप, एग्रीकल्चर, चौथा एग्रीकल्चर। आपको किसी को पता है एनिमल से भी रिलीज होता है? क्यों नहीं होता? आपने कार्बन साइकिल, अगर आपने एनवायरमेंट पढ़ा है तो एक साइकिल है, और कार्बन साइकिल में सब कुछ आता है, और हमने क्या कर दिया, हमने इम्बैलेंस कर दिया इस कार्बन साइकिल को। क्यों? क्योंकि हम मतलब आर्टिफिशियली कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को बहुत ज्यादा रिलीज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में। उससे क्या हो रहा है? उससे कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर, ये धरती है, धरती के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जो है वो बन गई है, राइट। धरती मान लो ये ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बन गई है, ये भी स्लो चल रहा है। एनीवे, अब यहां से सूर्य की किरणें आती हैं अंदर, और अंदर आकर ट्रैप हो जाती है। पढ़ा है बचपन में, क्या बोलते हैं इस इफेक्ट को? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। पढ़ा है ना कहीं ये शब्द सुना होगा, ग्रीन हाउस गैस। वही है, और जो आज की डेट में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और अभी एक डेटा और लिख लो आप, 1.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि कितना टेम्परेचर बढ़ा, अभी रिसेंट डेटा है, 1.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो गया, बढ़ गया। और किस लेवल से 1.15 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर बढ़ा है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। कब हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? इंडिया में नहीं। इंडिया में तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। जब आप पढ़ोगे हिस्ट्री को तो आपको पता लगेगा। 1991 कहां से? वो तो एलपीजी है। 1750, 1750 से 1850 के बीच में, और एग्जैक्ट डेट जो बोली जाती है वो 1850 बोली जाती है, 1850, जिसको मार्क किया जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड। 1850s, 1850s याद रखना। 1750 से प्लानिंग होना शुरू हो गई थी, 1850s पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो शुरू हो गया। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में मजा आ जाएगा पढ़ के। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट, क्लाइमेट चेंज। चौथा इनका पॉइंट है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस साइकिल। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस साइकिल, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल भी डिस्टर्ब हो गई है, फॉस्फोरस साइकिल भी जो है डिस्टर्ब हो गई है। ये एनवायरमेंट के पूरे टॉपिक्स हैं। ये एक एक टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है हर एक एग्जामिनेशन के लिए, और सिविल सर्विसेज के लिए थोड़ा सा डेप्थ में। कितने पॉइंट्स हो गए? 5वां पॉइंट है हमारा फ्रेश वाटर यूज।
एनवायरमेंट अभी तक मतलब कौन अभी एनवायरमेंट है आपके सिलेबस में? होना तो चाहिए जीएस के अंदर। अच्छा अभी स्टार्ट नहीं, अभी कौन से सब्जेक्ट हो गए आपके? हिस्ट्री पूरी हो गई तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को क्यों नहीं बताया आंसर? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कब से शुरू होती है? 1707 से औरंगजेब की डेथ से जो है वो शुरू होती है। एक बार मैं भी पढ़ाऊंगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मजा आएगा, क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स वगैरह याद नहीं रखनी है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। क्यों आए थे ब्रिटिशर्स यहाँ पर ट्रेड करने? क्यों इन्होंने वो करना शुरू कर दिया, कोलोनाइजेशन? नहीं सर, आपको इंडिया वेदर क्लाइमेट अच्छा लगा था, जमीन अच्छी थी यहाँ पर। उनका ऑब्जेक्टिव हमेशा से ट्रेड का ही था, कोलोनाइजेशन का तो कभी था ही नहीं, कभी नहीं था। अगर कोई बोले कि वो कोलोनाइज करने आए थे तो नहीं आए थे। मौके नहीं, देखो अब आप मेरी बात सुनो। अब आप प्रॉब्लम बताऊं क्या होती है, हम ब्रिटिशर्स को गुस्सा करते हैं, गाली बकते हैं कि अरे यार अंग्रेजों ने लूट लिया। बिल्कुल नहीं करनी, उनके ब्रेन को आपको वो करना चाहिए कि थोड़े से लोग आए और पूरे इंडिया को लूट गए। मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए यार कि मतलब कितना नॉलेज होगा उनके पास कि जो अब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताओ आपको, बैटल ऑफ प्लासी, क्या इंसान था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? ड्यूप्ले का नाम सुना? मॉडर्न इंडियन ड्यूप्ले, कौन था ड्यूप्ले? ड्यूप्ले वाज अ पर्सन, मतलब जो फ्रांस की तरफ से आया था, फ्रेंच कॉलोनियल, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुआ करती थी, ड्यूप्ले उसकी तरफ से था। और कहा यह जाता है कि अगर ड्यूप्ले यहाँ पर टिक जाता तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती नहीं। आपने वो नहीं पढ़ा, एंग्लो एंग्लो फ्रेंच वॉर? हाँ हाँ, एंग्लो 7 इयर्स वॉर चल रहा था, 7 साल का युद्ध जो चल रहा था, तो उसके नहीं, बट आप इनका जो युद्ध हो रहा था यहाँ पर रिसोर्सेस को कलेक्ट करने के लिए, वो तो फिर सिर्फ इसलिए जाते थे क्योंकि वहां से उनका ग्रजेस होते थे। और फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी काफी ज्यादा करप्टेड थी। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहले ड्यूप्ले को भगाने के लिए क्या किया, वहां पहुंच गया ये फ्रांस में, और फ्रांस में जाकर पैसे दिए कि एक काम करो, ड्यूप्ले को यहाँ से भगाओ। और जैसे ही उन्होंने वहां से ड्यूप्ले को भगाया, यहाँ पर उन्होंने कैप्चर कर लिया पुलिस को। आरकोट सुना होगा आपने, आरकोट के ऊपर कब्जा किया था, आरकोट के ऊपर कब्जा किया था ना। आरकोट इंग्लिश की टेरिटरी, कहां पे थे फ्रेंच, किस क्षेत्र में थे? बंगाल पे तो बैटल ऑफ प्लासी हुई है। कोई बात नहीं, आप रिवाइज करके आना। करंट अफेयर्स इज ऑल अबाउट रिवीजन, कि जो भी आप जीएस में पढ़ रहे हो वो रिवाइज नहीं तो करना है बंदो करंट अफेयर्स में, और क्या है। एनीवेज छोड़ो, मैं पढ़ाऊंगा आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। एक बार अटेंड करना क्लास को, मजा आएगा। फैक्ट्स डेटा सब कुछ याद रहने वाला है, सब कुछ। भूलोगे तो भूलोगे तो भूलोगे। फ्रेश वाटर का यूज, 5th पॉइंट। अच्छा, अब एनवायरमेंट में क्या, फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी, और एक होता है खारा पानी, है ना, सॉल्ट वाटर, है ना। क्या डिफरेंस है मीठे पानी खारे पानी में? अरे यार नहीं नहीं, अब देखो, अब टेक्निकल डिफरेंस ये यार, आप तैयारी कर रहे हो एग्जामिनेशन की, आपको बिल्कुल टेक्निकल डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। आप जब भी आपसे पूछें कि फ्रेश वाटर क्या होता है, तो 5 पार्ट्स पर मिलियन से नीचे का पानी जो होता है वो फ्रेश वाटर होता है। 5 पार्ट्स पर मिलियन, और मिलियन मतलब सॉल्ट का कंटेंट, कि पानी के अंदर सॉल्ट का कंटेंट पर मिलियन में 5 पार्ट से भी नीचे है तो वो फ्रेश वाटर है। और सॉल्ट वाटर 35 पार्ट्स पर मिलियन से ऊपर, और इसके बीच का जो होता है वो ब्रैकिश होता है। इसके बीच का जो होता है वो ब्रैकिश होता है, ब्रैकिश वाटर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। पानी देखो, समुद्र का पानी खारा है, मतलब सॉल्ट का कंटेंट उसमें ज्यादा है। मतलब 1 मिलियन सॉल्ट के कंटेंट यूनिट में से 35 पार्ट से अगर ऊपर हो रहा है वो, तो उसको हम सॉल्ट वाटर डिक्लेयर करेंगे, राइट। 5 पार्ट्स पर मिलियन से नीचे हो रहा है तो फ्रेश वाटर है, इसके बीच का ब्रैकिश वाटर, मतलब ना ही पूरी तरह से मीठा ना ही पूरी तरह से खारा। कौन सी लेक है?
ऐसी कोई इंडिया में है ब्रैकिश वाटर वाली लेक? चिली का लेक कहां पर है? चिली का लेक इंडिया के अंदर है, ओडिशा में। ओडिशा, ये ब्रैकिश वाटर है यहाँ पर, नहीं पूरा मीठा पानी है नहीं खारा पानी है। देखो इन्होंने क्या बोला रिपोर्ट के अंदर कि फ्रेश वाटर का यूज जो है वो खत्म होता जा रहा है। क्यों खत्म होता जा रहा है? व्हाट इज द रीजन? फ्रेश वाटर का यूज क्यों खत्म होता जा रहा है? पानी वेस्ट हो रहा है, वेस्टेज, राइट? सबसे ज्यादा वेस्टेज, यूजेज, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। भाई आबादी बढ़ रही है तो लोग पानी का यूज कर रहे हैं ना, दैट्स व्हाई दिस इज द इशू। नेक्स्ट, ओशियन एसिडिफिकेशन। ओशियन एसिडिफिकेशन, अब ये एसिडिफिकेशन है क्या? सवाल ये उठता है। एग्जैक्टली, वाटर। आपने सुना है कि इंडस्ट्री में पानी का उपयोग किया जाता है, राइट? जैसे स्टीम वगैरह, इन लोग क्या करते हैं, गर्म पानी को रिलीज कर देते हैं रिवर्स वगैरह में, और जब ये रिलीज करते हैं आपको पता है कि मछलियां मर जाती हैं। क्यों मर जाती हैं? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ गर्म पानी। किसी घर में एक्वेरियम है, आपने कभी देखा है कहीं पर एक्वेरियम? जैसे मेरे घर पे, मैं जब भी हम लोग को पानी चेंज करना रहता है ना, तो पहले पुराना उसका थोड़ा वाटर सही है। अचानक से आप मछली को नए पानी में डाल दोगे ना, मछली मर जाएगी, राइट? क्योंकि एक्वेटिक स्पीसीज जितनी भी है, समुद्र में रहने वाली, पानी में रहने वाली, ये जो प्रजातियां होती हैं, ये हल्का सा भी टेम्परेचर चेंज होता है तो ये सर्वाइव नहीं कर पाती, राइट? तो दिस इज ऑल्सो एनवायरमेंट का एक टॉपिक, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका है केमिकल पोल्यूशन, तो है ही केमिकल पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट? 8वां पॉइंट, एटमॉस्फेरिक लोडिंग। ये क्या है? एटमॉस्फेरिक लोडिंग किस चीज को बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक लोडिंग। एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है, सिर्फ कुछ नहीं है, लोडिंग, लोड बढ़ता जा रहा है, राइट? सिंपल। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन खत्म हो रहा है ना, ओजोन का क्या, O3 बोलते हैं ओजोन को, है ना? ओजोन जो है वो डिप्लीट हो रहा है। क्यों डिप्लीट हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना? इसके कारण ओजोन जो है वो फटता है। ओजोन फट जाएगा तो क्या होगा? आएगी। यूवी रेस क्या सभी हार्मफुल होती हैं? यूवी 3 रेस होती हैं, ए, बी और सी, है ना? सबसे ज्यादा हार्मफुल सी रेस सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है। ए और बी तो हमारे पास तक पहुंच जाती है, राइट? तो ये फैक्ट ध्यान में रखना है। एक्सरे वाली एक्सरे रेस तो बोलते हैं उसको, और क्या बोलता है? नहीं, यूवी कहाँ है एक्सरे में? हाँ होता है ना, एक्सरे बोलते हैं कि कभी मतलब जैसे प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं, उनको एक्सरे के एक्सपोजर में जो है वो नहीं रखा जाता, जस्ट बिकॉज ऑफ रेडिएशन होता है ना। ये एक प्रकार की रेडिएशन है, जैसे गामा रेज होती है, यूवी रेज होती है, वैसे एक रेज एक्सरे होती है, और उससे भी ज्यादा डेंजरस माइक्रोवेव रेज होती है। आपने शायद पढ़ा हो उसके बारे में, इससे वेपन्स बनते हैं, माइक्रोवेव रेज, माइक्रोवेव के वेपन्स होते हैं। ये पढ़ोगे आप, करंट अफेयर्स में आता रहता है, ठीक है। चलो, तो इन्होंने बताया कि ये जो 9 पॉइंट्स थे उसमें से क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी लॉस, लैंड यूज चेंज और जियो केमिकल साइकिल्स, जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की थी, इसमें हम लोगों ने बहुत तबाही जो है वो कर दी है, राइट? रेस्ट ऑफ ऑल में बस यही एक रिपोर्ट थी इनकी, जिसके बारे में बस आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, अब इतना सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो उन प्रॉब्लम्स को निपटने के लिए आप हमेशा एक 4R याद रखना, 4R प्रिंसिपल। किसी को पता है 4R प्रिंसिपल क्या होता है? रिफ्यूज कोई भी ऐसा कंटेंट जो हमारे एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है, पर्यावरण को हार्म कर रहा है, पहले तो उसको रिफ्यूज करो। हाँ वो ये, बट उसको एक ऑर्डर में याद रखना। रिफ्यूज मतलब हम नहीं लेंगे, हम रिफ्यूज करेंगे। फिर चलो हम ले भी रहे हैं तो हम रिड्यूस, हम कम से कम यूज करेंगे, राइट? रिफ्यूज, रिड्यूस, और चलो हमने ले भी लिया तो हम उसको बार बार यूज करेंगे, रीयूज, है ना? हम बार यूज करेंगे। एंड देन 4 इज रीसाइकल, ठीक है। अब
ये जो चीज हम लोग को देखने को मिल रही है एक रिपोर्ट, इसमें एक और चीज आ गया है 5R इस रिपोर्ट से हमें मिल गया है, अब वो है रिवर्स। मतलब हम लोग को अब चीजों को रिवर्स करना है, मतलब जितना हमने हार्म कर दिया हम उसको वापस जो है वो ठीक करने पर काम करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, अपने पास एक टास्क में लिख लो बॉन्ड चैलेंज। बॉन्ड चैलेंज एनवायरमेंट का एक टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बॉन्ड चैलेंज 2011 का। इसको एक बार रीड करना विकिपीडिया से। बॉन्ड चैलेंज, बॉन्ड चैलेंज 350 मिलियन हेक्टेयर पूरे दुनिया भर के डिग्रेडेड लैंड जो है वो 2030 तक ठीक करना है। 350 मिलियन डिग्रेडेड लैंड, पढ़ना इसके बारे में, बॉन्ड चैलेंज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ पढ़ के आओ, जो भी मैं टास्क दूंगा ना वो उसको एक बार घर में आकर रीड करना। राइट, फाइनेंशियल इंक्लूजन किसको कहते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल इंक्लूजन? फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस किस चीज को बोलते हैं? क्रेडिट, फाइनेंस, है ना। मेरे पास अपन बोलते हैं ना मेरा फाइनेंशियल कंडीशन बुरी हो रही है अभी या अच्छी हो रही है, दैट मीन्स कि मेरी इकोनॉमिक कंडीशन, है ना। इंक्लूजन का मतलब किसी को इंक्लूड कर लो। तो महिलाओं को फाइनेंस में आप कैसे इंक्लूड करोगे? बैंक अकाउंट ओपन करवा के, बैंक अकाउंट आप ओपन करवाओगे। क्या सरकारी कोई स्कीम है? कौन सी? जीरो खाता, चलो ठीक है जीरो खाता। और कुछ अच्छा बताओ मेजर लेवल पर। जीरो खाता ही किससे रिलेटेड है? ये स्कीम का नाम थोड़ा ना। जीरो खाता तो एक पॉइंट है स्कीम का। जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, राइट, इसी का ये एक फीचर है जीरो खाता। राइट, तो ये ध्यान में रखना। तो न्यूज है वो इस प्रकार की आई थी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो महिला का है, महिला जो है वो डिजिटली पीछे है अभी काफी सारी। राइट, तो उनको आप लोग जब ऑफिसर बनोगे तो आप लोग को लेकर आना है उनको, यही सब तो आपका काम होगा। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से इनइक्वालिटी खत्म होती है क्योंकि मेल्स के बैंक अकाउंट है, फीमेल्स के उतने नहीं है। राइट, और उससे एम्पावर होती है, सशक्तिकरण जो होता है महिलाओं का। राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुद्रा योजना भी एक है, मुद्रा योजना भी लिख लो। क्या होता है मुद्रा योजना में? मुद्रा योजना कोलेट्रल, इस चीज को बोलते हैं कोलेट्रल। हाँ, व्यापार करने के लिए है। नहीं नहीं, 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए तक का आप कोलेट्रल फ्री लोन जो है वो ले सकते हो, 1 लाख से 10 लाख तक। कोलेट्रल फ्री लोन यानी कि कोई भी चीज आप गिरवी नहीं रखवाओगे। राइट, क्या चीज? नहीं नहीं, जो आप जिसकी जो है बात कर रहे हो, आप मेरे ख्याल से शिशु, तरुण और इसकी जो है बात कर रहे हो ना। हाँ हाँ, ये सब डिवीजन है, बट वो एमएसएमई के लिए, वो मुद्रा के लिए थोड़ा है शायद। एक बार कंफर्म करना बैंक से। नहीं नहीं, वो एमएसएमई के लिए, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, कि कम अमाउंट तक का लोन जो होगा वो मेरे ख्याल से शिशु लोन होगा। शिशु और किशोर और तरुण, ये तीन तीन जो है। ठीक है, इंडिया के अंदर गरीबी बहुत ज्यादा है, और एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास कोई भी ऑफिशियल एस्टिमेट गरीबी का 2011-2012 से नहीं आया है। सवाल क्यों नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कुछ ऐसा हुआ? 2011-2012 क्या है ये? जनगणना, सेंसस 2021 और 22 का आया है। क्यों? बिकॉज ऑफ कोविड इसका आंकड़ा जो है वो नहीं आया। राइट, तो दैट इज द इशू। तो एक छोटी सी न्यूज आई थी, इसमें बहुत सारे आंकड़े थे, वो आंकड़े याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको बताना चाहिए, इंडिया और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनके बीच में सीईपीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, लिख लो, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक
पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेकंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, बहुत इजी तरीके से आज का क्लियर हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट, सेकंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, और थर्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसका शायद आपने कई बार नाम सुना होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नहीं, अब यही चीज तो समझनी है, दिखता है फ्री बट वो फ्री नहीं है। अब नहीं, वो नहीं है। अभी सुनो, देखो ये तीनों चीज जो होती है ना, ये ट्रेड और सर्विस के लिए होती है। हम दूसरी कंट्री के साथ जो है वो ट्रेड करते हैं, राइट, व्यापार करते हैं दूसरी कंट्री के साथ, सर्विस में भी होता है और गुड्स में भी होता है ना। ट्रेड जो होता है गुड्स में होता है, सामानों में, और सर्विस में, राइट। तो दोनों चीज में हम ये करते हैं, तीनों में ये ट्रेड होता है। बट पार्टनरशिप मतलब थोड़ा बड़ा वर्ड है कि पार्टनरशिप, कि हम और अच्छी करेंगे और भी बड़ी डील जो है वो करेंगे। तो हमारी यूएई के साथ जो है वो ये पार्टनरशिप हुई है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। हम पार्टनरशिप करेंगे, ज्यादा डील करेंगे, ज्यादा ट्रेड करेंगे। कॉपरेशन एग्रीमेंट थोड़ा कम लेवल पर होता है, कि मतलब उतना ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग, नॉर्मल, राइट। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये समझने वाली चीज है। इसमें क्या होता है, हम लोग ड्यूटीज क्या होती है, कस्टम ड्यूटीज, कोई कस्टम ड्यूटीज मतलब टैक्स। कोई भी सामान अगर इंपोर्ट होता है हमारी कंट्री के अंदर तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप फॉरेन कंट्री से आकर कोई सामान जो है वो लेकर आ रहे हो, राइट, ट्रेड करने के पर्पस के लिए आपने एक कंसाइनमेंट उठाया फॉरेन कंट्री से, तो हाँ, कस्टम ड्यूटीज जो है वो आपको देनी पड़ती है, राइट। क्लियर, क्या हुआ, ठीक है। तो फ्री ट्रेड में, फ्री का मतलब ये नहीं कि हम फ्री में जो है वो सामने व्यापार करेंगे, हम कम जो है वो उनसे वो करेंगे, राइट। तो यूएई के साथ, इंडिया और यूएई के साथ आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, इंडिया और यूएई के साथ कौन सा एग्रीमेंट हुआ है। तो ये 3 एग्रीमेंट या 4 एग्रीमेंट ऑप्शन में दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्लियर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए। पीएम केयर्स फंड के बारे में पढ़ा है किसी ने? पीएम केयर्स फंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला पॉइंट, 2020 में ये फंड शुरू किया, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये सरकारी फंड है? नहीं है, सरकारी नहीं है। हाँ, पीएम है, पीएम केयर्स फंड है, बट इट इज नॉट अ गवर्नमेंट फंड। ये गवर्नमेंट फंड नहीं, ये प्राइवेट फंड है, प्राइवेट फंड। और इसके जो चेयरमैन जो होते हैं वो हमारे पीएम होते हैं। कोविड-19 के समय पर लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए फंड जो है वो लाया गया था। लोग डोनेट कर रहे थे ना, डोनेट कोविड के इसी फंड में, ये वो फंड है। अच्छा, अब मुझे बताओ, इस फंड पे आरटीआई हो सकती है? कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ये क्या है? तो आरटीआई कैसे लगेगी? आरटीआई तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में लगती है ना। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, याद ही नहीं करना आपको, आपको एक ही चीज याद रखनी है कि अच्छा, अब एक और टेक्निकल चीज, इस पे जब आप पैसा देते हो तो इनकम टैक्स लगता है, टैक्स लगता है पैसे देने पे, एग्जेम्प्टेड है। ये खास फीचर है इनका कि टैक्स एग्जेम्प्टेड है। अब आप, एक टेक्निकल चीज है, इकोनॉमिक्स आपका हुआ अभी, इकोनॉमिक्स हो गया कंप्लीट, अभी चल रहा है। तो अब देखो, हम जब टैक्स जब देते हैं, राइट, तो उसमें एग्जेम्पशन कब लग रहा है? डोनेशन। भाई आप डोनेट कर रहे हो, ये आप कोई अपने पर्सनल चीज के लिए तो नहीं यूज कर रहे हो कि मैं टैक्स दूं, राइट। तो इट इज योर वेलफेयर वाली चीज, डोनेशन वाली चीज। डोनेशन वाली चीज में कभी टैक्स लगता है? फिर दिस इज द कॉन्सेप्ट। अपन को कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप आराम से कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो बस ये चीज बस इसके अंदर जो है ध्यान में रखो, किस
2020 ये लिखा है ना, 2020 कोविड के समय। और रतन टाटा जी जो है वो इसके मतलब बोर्ड मेंबर है इसके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये बोर्ड मेंबर्स है इसके। एक प्रकार का ट्रस्ट है ये। किसको? अक्षय कुमार को क्या? हाँ डाले ना, काफी काफी लोगों ने डाले हैं, काफी लोगों ने डाले। ठीक है, अब देखो द हिंदू की कुछ न्यूज को हम लोग जो है वो कैप्चर करेंगे, कवर करेंगे। ये कौन है? वानखेड़े। किस अरे ये एक ऑफिसर भी है, तो मुंबई स्टेडियम, सही बोला। ये एक शाहरुख खान के बेटे का केस था ना, भी ड्रग्स का, है ना? अच्छा, मतलब कोई हाईलाइटेड न्यूज है तो सबको पता है कि शाहरुख खान का बेटा उलझ गया। हाँ, तो अब देखो इस ऑफिसर के ऊपर क्राफ्ट चार्ज लगा है। क्वेश्चन देखो यहां पर, अगर आप न्यूज को देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है 2021 के क्रूज शिप के अंदर, ध्यान से देखो 2021 के क्रूज शिप के अंदर इसके ऊपर जो है चार्ज लगा है। कौन सा? ग्राफ्ट चार्ज। ये देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ग्राफ्ट चार्ज। क्वेश्चन ये आएगा कि ये ग्राफ्ट चार्ज क्या है, किसको बोलते हैं ग्राफ्ट चार्ज? GRAFT लिख लो, GRAFT, ग्राफ्ट चार्ज किसको बोलते हैं? ग्राफ्ट चार्ज। क्वेश्चन ये थोड़ा ना पूछेंगे कि वानखेड़े को बुक कर लिया। ग्राफ्ट चार्ज इज करप्शन चार्ज। आपसे जब भी करप्शन की बात आ रही है तो आप बोलोगे ग्राफ्ट चार्ज। ग्राफ्ट चार्ज न्यूज़पेपर का वर्ड है। अब ये न्यूज आपके लिए काम की नहीं है, राइट? इमरान खान को जो है वो बेल पर जो है वो रिलीज कर दिया, एक जनरल नॉलेज की न्यूज। क्यों? करप्शन का चार्ज है इसके ऊपर भी, राइट? नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग आते हैं। हिंडनबर्ग केस किससे रिलेटेड था? अडानी से रिलेटेड। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, हिंडनबर्ग एक यूएसए की एक छोटी सी कंपनी, जिसने क्या दिया? एक ओपिनियन दिया। किस प्रकार का ओपिनियन दिया? कि अडानी ने, हाँ अडानी ने क्या किया? शेयर के साथ घोटाले किए। ये खुद जो है वो जानबूझकर अपना पैसा लगाता है, शेयर की कीमत बढ़ाता है और पैसा निकाल लेता है, राइट? तो ऐसी चीजें जो है ये जानबूझकर करता है। अब क्या है कि ये उनका एक व्यू पॉइंट है, किसका? एक कंपनी का व्यू पॉइंट। बट हुआ क्या? इसको ट्रेंड बना दिया। अभी लेटेस्ट में आपको बताऊं अडानी ने क्या करना शुरू किया है। अब आप ये लिखेंगे, थोड़े समय पुरानी न्यूज है, बाय बैक बॉन्ड। बाय बैक बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड इकोनॉमिक्स में भी क्या क्या पढ़ रहे हो आप, थोड़ा सा मुझे बताओगे? बैंक का ही है बॉन्ड। बॉन्ड तो बैंक का ही है। वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ रहे हो अभी? अच्छा, अभी भी शुरू है क्या इकोनॉमिक्स टेस्ट? 5 इयर्स प्लान खत्म हो गया। एनडीसी नहीं बताया था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन। कौन सा? बैंकिंग सिस्टम के बारे में, कैसे ऑपरेट करता है। अभी 5 ईयर प्लान मेरे ख्याल से आएगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी आ जाएगा 1-2 दिन में। एनीवे, तो बॉन्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉन्ड? जेम्स बॉन्ड। फिर जैसे शेयर्स होते हैं, राइट? शेयर्स में आपने पैसा डाला, शेयर्स ग्रो करेंगे तो आपका पैसा ग्रो करेगा। बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट किसको बोलते हैं? डेट किसको बोलते हैं? उधार भी बोलते हैं। हाँ, डेट, कर्जा बोलते हैं। मैं डेट में हूं, मैं कर्जे में हूं, राइट? तो इट इज अ कर्जा, काइंड ऑफ उधार, राइट? अब देखो इसमें क्या होता है, अब मेरी एक कंपनी है, मुझे कंपनी के लिए कैपिटल इकट्ठा करना है, मैं कहां से करूंगा? बैंक के पास जाऊंगा ना लोन लेने, मुझे पैसा चाहिए, मैं गया बैंक के पास। अब मैंने देखा बैंक मुझे इंटरेस्ट रेट जो है वो दे रही है 12%, ठीक है? अब मैं बोलूंगा यार ये तो बहुत ज्यादा है, मैं क्या करूंगा? बॉन्ड जारी करूंगा, और उस बॉन्ड में मैं बोलूंगा कि ये 1 लाख रुपए का बॉन्ड है, 1 लाख रुपए का बॉन्ड है, और इस पर 8% इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है लोगों को? 4%, 3.5%, 3%, है ना? मैक्सिमम 4। अब अगर मुझे किसी कंपनी में पैसा डालकर सालाना 8% मिलेगा तो मेरे लिए अच्छी चीज है ना? तो डेट इंस्ट्रूमेंट होता है ये बॉन्ड, ठीक है? अब ये बाय बैक बॉन्ड क्यों किया अडानी ने? क्योंकि अडानी अपना ट्रस्ट जीतना चाह रहा था लोगों के बीच में। ये सब जो न्यूज है ना वो फालतू है।
बाय बैक बॉन्ड मतलब कि मैंने अडानी को पैसा दिया, बॉन्ड खरीदा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अडानी के पास 10 लाख रुपए रखे, अडानी बोल रहा है भाई साहब पैसा वापस ले लो अपना। क्यों कर रहा है ये? ट्रस्ट जीतने के लिए कि अडानी बोल रहा है कि मुझसे ले लो पैसा, मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा। तो ये बाय बैक बॉन्ड है। ये अभी न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है। आपसे भली बॉन्ड ना पूछे, बाय बैक बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, एक और चीज, अब इस पर ही बात करते हैं हम लोग। ब्लू बॉन्ड भी होता है एक, और एक ग्रीन बॉन्ड होता है, ये भी लिख लो। ब्लू बॉन्ड एंड ग्रीन बॉन्ड। ब्लू बॉन्ड और ग्रीन बॉन्ड ये एनवायरमेंट वाले बॉन्ड होते हैं। जब भी कोई कंपनी एनवायरमेंट के लिए काम कर रही है तो वो ग्रीन बॉन्ड कहलाएगा, राइट। अब देखो, ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड हो सकता है, बट ग्रीन बॉन्ड कभी भी ब्लू बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि ब्लू बॉन्ड जो होगा वो सिर्फ, ब्लू मतलब एक्वेटिक, पानी, राइट। मरीन के लिए कोई अच्छा काम कर रहा है, जैसे कि मरीन के रिसोर्सेज को निकालने का काम कर रहा है, या फिर कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स आएगा भी आपके एनवायरमेंट जब पढ़ोगे, तब कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स, ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीजें आएंगी। एनीवे, तो ब्लू बॉन्ड और ग्रीन बॉन्ड बस यहाँ पर लिख लो। हाँ, क्या चीज? ब्लू, ब्लू नीला कलर, ब्लू, BLU, ब्लू बॉन्ड और ग्रीन बॉन्ड, ठीक है। तो ये हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर नजर आई। केरला स्टोरी मूवी देखी किसी ने? केरला स्टोरी देखना यार, अच्छी है, काफी अच्छी है, देखनी चाहिए। वेस्ट बंगाल ने अभी बैन कर दिया था, तो उससे रिलेटेड है। चली गई? लगी है यार केरला स्टोरी। हाँ लगी है सर। हाँ, नहीं देख, मैं तो चाहता हूँ, हाँ तब से लगी, तब से जाना। नहीं, देख के आना, देख के आना। एक केरला और दूसरी IB-71, ये भी लगी हुई है। अब ये मूवी के अंदर आपको पता लगेगा कि 1971 का जब वॉर हुआ था, तो उस समय हमारी जो इंटेलिजेंस थी उसने क्या स्मार्टली जो प्लान किया था, वो भी देखना। कल ही लगी है IB-71। केरला बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मतलब एग्जैक्टली आपको समझ में आता है कि किस तरीके से माइंड वॉश किया जाता है। जब आप एक ऑफिसर बनोगे तो आपकी ड्यूटी ये होगी कि ऐसे माइंड वॉशर्स को पकड़ना। तो अपने अंदर वो स्पिरिट लेकर आओ, मूवी से बोलो। बहुत ज्यादा यार, मतलब अन्य, अब देखो क्या होता है, कॉमन मैन का माइंड एक वीक माइंड होता है, जो मतलब ऑटोमेटिकली किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। बट यू गाइज आर बिकमिंग ऑफिसर इन फ्यूचर, आने वाले समय के ऑफिसर्स हो आप लोग, तो आपका वीक माइंड नहीं है, इट्स स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के हो आप। एनीवेज, तो ये दो चीजें थी। LG का फुल फॉर्म क्या है? पॉलिटी में आया होगा ये तो, पॉलिटी कंप्लीट हुई है ना आपकी। दिल्ली में कौन ऑपरेट करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। स्पेलिंग क्या है? सर वो LEU ऐसा कुछ है ना? ल्यू, LEUI, TINENT, राइट। ल्यूटेनेंट बोलते हैं, मतलब एक्चुअली लेफ्टिनेंट बोलते हैं, वो है ल्यूटेनेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर। आर्टिकल 72 क्या कहता है? ओ सॉरी, 74। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, उनका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। और वो किनको एडवाइस देते हैं? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये एडवाइस जो होती है वो बाइंडिंग होती है? नहीं, ऐसा नहीं, बाइंडिंग होती है। जो भी चीज क्यों, अब क्यों, अच्छा मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल है, चलो उससे पहले एक और सवाल करते हैं। पार्लियामेंट किन किन चीज को बनाकर बनती है? क्यों है ये प्रेसिडेंट? क्यों है ये बंदा? इसको क्यों पार्लियामेंट में शामिल किया हुआ है, प्रेसिडेंट को? एग्जैक्टली, दिस इज द आंसर। एसेंट, एसेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, जब भी कोई बिल पास होगा तो एसेंट जो होगा वो प्रेसिडेंट का लगेगा। तो ये चीज बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना। ये चीज कई बार क्या होती है कि अपन पढ़ते तो बहुत ज्यादा है, बट ये वाली चीज जो होती है, अब हम सोचते कह रहे हैं वो तो हेड ऑफ स्टेट है, राइट, हेड ऑफ स्टेट है, तो इसलिए हमने उनको जो है वो रखा हुआ है, राइट। अच्छा, पार्लियामेंट में और कौन बैठ सकता है जिसके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता? अपोजिशन पार्टी वोट नहीं डालती? सर वो
यू एंग्लो इंडियन क्लॉज तो हट गया है, नॉमिनेटेड मेंबर होता है, अब वो नहीं है एंग्लो इंडियन, मतलब क्या ना, एंग्लो इंडियन खत्म हो गया है, राइट? एंग्लो इंडियन क्लॉज को हटा दिया है। कितनी सीटें होती हैं अभी लोकसभा में? और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? एक मिनट, 545, 543 प्लस 2, राइट? इसमें यूनियन टेरिटरी के कितने लोग रहते हैं? 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की। इसमें 20 जो सीटें होती हैं वो यूटी की होती हैं, और 530 जो होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, राइट? 20 यूटी की होती है। और राज्यसभा के अंदर 245 है ना, 245। और जिसमें से नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होते हैं? 12। कौन से एरिया से ये नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं? साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस और आर्ट्स। ये सब चीजें बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो उसको बार बार रिकॉल करना, नहीं तो भूल जाओगे। अपन करंट अफेयर्स में लगातार करते रहेंगे, जब जब आएगा तो हम करेंगे। तो हमारा ये टॉपिक ये था कि अभी क्या हुआ है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो गवर्नमेंट की एडवाइस पर काम करेंगे, राइट? और होता यही है, राइट? जैसे गवर्नर, स्टेट के अंदर ही गवर्नर होता है, गवर्नर का काम क्या होता है? एग्जैक्टली, एजेंट बोलते ना, एजेंट है वो गवर्नर, राइट? ठीक है, नेक्स्ट एक आर्टिकल 141 लिख लो, ये आ सकता है एग्जामिनेशन में, कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेसिकली उनके ऑर्डर्स जो होते हैं वो लोअर कोर्ट के लिए बाइंडिंग होते हैं, बाइंडिंग। ठीक है, बाइंडिंग का मतलब उनने जो ऑर्डर दिया वो पास होना ही है, राइट? देखो आर्टिकल 141 जो है वो क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करा है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन इंडिया, कि जो भी कानून बना रही है सुप्रीम कोर्ट या जो भी ऑर्डर पास कर रही है वो सभी कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग होंगे, राइट? मतलब उनको वो फॉलो करने ही है। ठीक है, अब एक नया प्रिजन एक्ट जो है वो मॉडल लेके आने वाले हैं लोग, क्योंकि प्रिजन एक्ट बहुत पुराना है, ये कितना 1894 का है, काफी पुराना एक्ट है, राइट? तो इसको लेकर अभी के लिए आपके लिए काम की न्यूज जो है वो नहीं है। अब लिख लो एक मोका, ये मोचा नहीं है, इसको मोखा बोलते हैं, एक साइक्लोन मोखा है, राइट? क्वेश्चन आएगा साइक्लोन मोखा कहां पर आया, राइट? तो आपको जो है ये वाला एरिया बे ऑफ बंगाल का एरिया पता होना चाहिए, राइट? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल पे ओरिजिनेट हुआ है साइक्लोन। ज्योग्राफी हुआ अभी आपका? ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया? ज्योग्राफी साइक्लोन कहां पर डेवलप होता है? क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहां पर एग्जैक्टली, लोकेशन बताओ। हाँ, किस तरफ? किस तरफ? से आता है, एंटी साइक्लोन भी होता है। हाँ, किसी भी कॉन्टिनेंट के ईस्ट में होता है। साइक्लोन पूरे ग्लोब में, मैं अगर ये ग्लोब बनाऊं तो पूरे ग्लोब में साइक्लोन कहां पर होगा? सही बोल रहे हो, ऐसे जाती है। अभी रुक जाओ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही साइक्लोन आएगा, उसके अलावा और कहीं नहीं आने वाला। क्यों? साइक्लोन की आई रहती है, वो तो उसका फीचर है साइक्लोन का। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसके बीच में आएगा। सवाल क्यों, क्यों इसके बीच में आएगा? नहीं, विंड्स का कोई रोल नहीं है रोल, बहुत सारी चीजों का रोल होता है साइक्लोन के बारे में, कोरोलिस फोर्स का रोल होता है, काफी सारी चीजें होती है, बट सवाल एक बहुत बेसिक्स है, इसी के बीच में क्यों? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही क्यों? टेम्परेचर, बट कहा यहां पर ज्यादा टेम्परेचर क्यों होता है? इस एरिया पर ज्यादा टेम्परेचर क्यों होता है?
है। एरिया जो है वो क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज। क्यों यहाँ पर टेम्परेचर, सोचो, ओशन तो नीचे की है। Okay, I found this on the web for tropical. सन, सूर्य, अर्थ कर्व है तो इधर इधर ज्यादा सूर्य ओवरहेड इसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा, और ओवरहेड सूर्य इसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा। मतलब आप अगर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाके खड़े हो जाओगे तो आपको सूर्य ओवरहेड ही दिखेगा, उससे ऊपर नहीं आने वाला है। मतलब सूर्य कहीं नहीं घूमता बेसिकली, मतलब सूर्य तो एक ही जगह पर है, बट वी कॉल इट कि उसके ओवरहेड नहीं जाता है। तो टेम्परेचर, सूर्य की वजह से टेम्परेचर, और टेम्परेचर ही एनर्जी देता है साइक्लोन को, राइट। अच्छा, एक और क्वेश्चन लास्ट साइक्लोन से रिलेटेड, फिर साइक्लोन, अच्छा आपको ग्रुप बनेगा तो मैं आपको साइक्लोन का एक वीडियो भेजूंगा, मजा आएगा देख के, उसमें पूरा मैंने, हाँ मैं दिखाता हूँ अभी आपको साइक्लोन का वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। फिर बाकी बेसिक है, जैसे कि दो एक चीजें और देख लो बस, जैसे कि ये टर्किश प्रेसिडेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो बोल रहा है डीप फेक्स के बारे में, इसने बात करी, इसने आरोप लगाई डीप फेक्स के बारे में। ये डीप फेक क्या होता है, आपने देखा होगा आज की डेट में काफी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जिस सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि एक आदमी जो होता है, जैसे कि मैं हूं, मैं बात कर रहा हूं बट फेस जो है वो चेंज हो जाएगा, किसी का भी फेस जो है वो लग जाएगा, तो उसको बोलते हैं डीप फेक। सब डीप फेक, इसमें पूरी तरह से एक व्यक्ति का जो फेस जो होता है वो चेंज कर दिया जाता है, डीप फेक। तो ये एक टेक्नोलॉजी है। नहीं उषा, अभी क्लास एंड नहीं हुई, बस 2-3-4 टॉपिक्स हैं, फिर अपन एंड कर रहे हैं। डीप फेक। फिर ये साइक्लोन का नाम क्या है, मोखा, मोखा बोलेंगे उसको, मोखा, राइट। हाँ हिंदी में लिख लो उसको, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इलॉन मस्क ने कंफर्म कर दिया, ये नया सीईओ का, ट्विटर का सीईओ जो होगा वो ये व्यक्ति, ये आपसे उसमें वनडे एग्जामिनेशन पूछा जाएगा। लिंडा यकारिनो, ठीक है। चाइना अपने इनवॉइस भेज रहा, इनवॉय किसको बोलते हैं, एनवॉय, डिप्लोमेट्स। आप आईएएस का एग्जाम जब देते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज, राइट। इंडियन फॉरेन सर्विसेज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये फॉरेन सर्विसेज में आप क्या बनते हो, डिप्लोमेट्स बनते हो, राइट। दूसरी कंट्री में जाकर इनवॉय के तौर पर दूसरी कंट्री में जाकर रिप्रेजेंट करते हो। चाइना अपने इनवॉय को यूक्रेन भेज रहा है, रशिया भेज रहा है, शांति करने के लिए, यूक्रेन रशिया वॉर की। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रीन वॉशिंग इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, कई बार कंपनीज अपनी बैलेंस शीट को क्या करती हैं, चेंज कर देती हैं। इन लोग वो जानबूझकर अपने प्रॉफिट को जो है वो मतलब कम से कम जो है वो दिखाते हैं, और हाँ इवन ये बैंक ज्यादा करते हैं, कंपनी से ज्यादा बैंक करते हैं। बैंक के अंदर एनपीए की प्रॉब्लम होती है। एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसको बोलते हैं। मैंने लोन लिया बैंक से, मैंने लोन रीपे नहीं किया तो वो बैंक का एनपीए हो गया। अब ये लोग क्या हरकत करते हैं बैंक वाले, जिस व्यक्ति ने लोन नहीं लिया है उस व्यक्ति को एक्स्ट्रा लोन देते हैं और पुराने लोन को जो है वो क्लियर करवाते हैं। बोलते हैं कि काम, जैसे मैंने 50 लाख का लोन लिया, अब मैं नहीं दे रहा हूं, अब बैंक का एनपीए बढ़ गया है, तो बैंक वाले क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर मुझे और 50 लाख रुपए दे देंगे, बोलेंगे कि आप ये क्लियर कर दो, राइट। बाकी मेरा लोन नया शो कर देंगे 1 करोड़ का, राइट। तो ये चीज होती है ग्रीन वॉशिंग, और इसके कारण बहुत ज्यादा बैंक इस घोटाले में जो है इन्वॉल्व है, राइट। अब आपके 3 टास्क है, G7 के बारे में पढ़ना है, G20 और साइक्लोन के बारे में पूरा पढ़ लेना है। कौन सा वाला, हाँ है, नहीं करंट अफेयर्स के नाम से पहले था, आया था क्या, अच्छा हाँ वही सेम चीज जो है वो आई होगी, राइट। चलो जय हिंद गाइस, चालू करते हैं हम लोग अपने सेशन को। सो देखिए हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्रेडिट स्यूसी, हमारा टॉपिक हम लोग को देखने को मिलता है। स्विस बैंक के बारे में आपको पता ही होगा, है ना, वो तो पता रखना ही है, क्योंकि जब सिविल सर्विसेज क्रैक होगा तो किसी ना किसी का अकाउंट तो स्विस बैंक में होना ही है। चलो अब देखो, इक्वाडोर एक कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है। कौन सी कंट्री, इक्वाडोर। कहां पर है ये कंट्री, किसी को आइडिया, नहीं कंट्री है लंदन, तो यूके। ये इक्वाडोर कहां पर है, इक्वाडोर, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैप में साउथ अमेरिका, ये आपको दिखाई दे रहा है मैप में, ये साउथ अमेरिका आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये वाली जो एरिया दिख रहा है जहां से इक्वेटर होकर पास हो रहा है ना, तो यहाँ पर इक्वाडोर कंट्री, इक्वाडोर, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस कंट्री से जो है वो इक्वेटर पास हो रहा है, तो इक्वाडोर एक कंट्री हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। अब देखो एक क्वेश्चन और भी आ सकता है
गैलापेगोस आइलैंड कहां पर है, तो ये चीज लिख लो, इक्वेडोर के जस्ट नजदीक में गैलापेगोस आइलैंड्स है, ये चीज एग्जामिनेशन में आएगी, गैलापेगोस आइलैंड, गैलापेगोस, GALAPAGOS, गैलापेगोस आइलैंड, ये इक्वेडोर के नजदीक में हम लोग को देखने को मिलती है। कौन से ओशन पूछ लेंगे तो पैसिफिक ओशन, ओशन पूछेंगे तो पैसिफिक ओशन, राइट। तो ये इस प्रकार से प्रीलिम्स में जो है वो चीज आ जाएंगी। देखो ये दिख रही है इक्वेडोर, इसी के जस्ट सामने गैलापागोस आइलैंड हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब जो ये टॉपिक आपका, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। अभी इक्वेडोर की और इस बैंक की क्रेडिट स्यूसी, ये एक बैंक हम लोग को देखने को मिलता है। क्रेडिट स्यूसी क्या है, एक बैंक है, राइट, ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्रेडिट स्यूसी क्या है, अगर आ जाए तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये एक बैंक है जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराता है। बैंक का काम क्या होता है, लोन देना, सेविंग्स खाते जो है वो रखवाना, राइट। और इसका हेडक्वार्टर हम लोग को ज्यूरिच में देखने को मिलता है। ज्यूरिच कहां पर है, मूवीज में बहुत बार आता है ज्यूरिच, ये कहां पर है, ये कंट्री ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में है ना, ये लिखा भी हुआ स्विट्जरलैंड, राइट। तो यहां पर ये बैंक है, स्विस बैंक, राइट। क्रेडिट स्यूसी एक इन्वेस्टमेंट बैंक है ज्यूरिच के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, राइट। जितने भी मेजर फाइनेंशियल सेंटर है पूरे दुनिया भर में, उसका खाता ये मेंटेन करता है, राइट। पहला पॉइंट तो ये हम लोग को इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ रहा है, राइट। अब डील क्या है ये चीज समझिए, क्रेडिट स्यूसी और इक्वेडोर के बीच में एक पर्टिकुलर डील होती है, ये लिखेंगे आप, डेट फॉर नेचर स्वैप, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, डेट फॉर नेचर स्वैप। देखो डेट फॉर नेचर, हिंदी से बताना, तो हिंदी, अच्छा आप हिंदी पढ़ने वाले हो, अच्छा, तो कल से मैं मेंटेन करता हूँ हिंदी वाला भी, ठीक है। हाँ कौन सा, देखो आप यूएसए की कहानी बोल रहे हो, यूएसए में बैंक शटडाउन होगा, ये स्विट्जरलैंड का नहीं है, यूएसए, यूएसए के अंदर बैंक शटडाउन हुआ है काफी सारे। हाँ तो अब देखो आपको सिंपल सी चीज ये समझनी है कि ये एक्चुअल में डेट फॉर नेचर स्वैप जो है वो है क्या। अब देखो ये सब इंटरनेशनल टर्म्स वगैरह जो होते हैं ना, ये इंग्लिश में भी ध्यान में रखने हैं, क्योंकि डेट जो टर्म है मैंने कल आपको बताया था क्या होता है, कर्जा, एक प्रकार से कर्जा। तो हमने क्या देखा कि कर्जा ले रहा है इक्वेडोर कंट्री, किस चीज के लिए कर्जा ले रहा है, नेचर के लिए, पर्यावरण के लिए कर्जा ले रहा है। हमको याद रखने की जरूरत नहीं, मतलब कि जितना भी ये पैसा लेगा किससे, स्विस बैंक से, उसको वो किस चीज में डालेगा, गैलापागोस जो आइलैंड मैंने आपको बताया, इसको कंजर्व करने के लिए, इसके संरक्षण के लिए जो है वो डालेगा, कि इस आइलैंड को प्रोटेक्ट करके रखना है। अब आज की डेट में आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जामिनेशन की, आज की डेट में आइलैंड को प्रोटेक्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई, जितने भी आइलैंड्स हैं उनको क्यों प्रोटेक्ट करना है, सोचो, बहुत इजी सी चीज है। अच्छा क्लाइमेट चेंज के बारे में सबको पता है, क्लाइमेट चेंज आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं, टेम्परेचर लेवल बढ़ता जा रहा है। अब जब टेम्परेचर लेवल बढ़ेगा तो क्या हो रहा है, आइस शीट मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। अब जब ये ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो समुद्र का पानी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और आइलैंड सबसे पहले उसके चपेट में आएंगे, तो ये एक बड़ा इश्यू है। तो इस आइलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए डील हुई है किसके बीच में, क्रेडिट स्यूसी के बीच में और इक्वेडोर के बीच में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा। क्लियर, ये वाला टॉपिक। अब नेक्स्ट, ये टर्म किसी ने सुना है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इंटरनेशनल टर्म। आपने ये सुना है कि दूर दराज से चिड़िया जो होती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स सुना होगा, दूर दराज से चिड़िया, साइबेरियन बर्ड्स हम लोग बोलते हैं, रशिया की तरफ से हमारे इंडिया में भी आती है और भी दूसरी कंट्री में जाती है। तो इनका क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है, मतलब वो जरूरी नहीं है क्लाइमेट चेंज, वो इनका एक रूट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं, ज्यादा ठंडी के समय पर वो नीचे आ जाते हैं, राइट, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग। सेम बर्ड्स का भी है। अब बर्ड्स को रास्ता कहां से मिलता है, तो ये बर्ड्स का रास्ता है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। अगर क्वेश्चन आ जाए ये क्या है, तो ये चिड़ियाओं का रास्ता है। ये देखो आप मैप में देख रहे होगे, यहाँ पर मैप में अलग अलग रास्ते आपको नजर आ रहा है, इन्हीं रास्तों को चिड़िया फॉलो करती है। तो ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे करा जाए, ये क्या है, किससे संबंधित है, चिड़ियाओं का रास्ता है ये। चिड़िया जो है वो इस रूट से जो है वो अलग अलग कंट्रीज में जाती है।
राइट, ब्रीडिंग करने के लिए, राइट, अलग अलग चीजों के लिए। ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे हम लोग को देखने को मिल रहा है। मैंने कल आपके टॉपिक में बॉर्न कन्वेंशन भी बोला था आपको पढ़ाने के लिए, है ना? पढ़ा आपने बॉर्न कन्वेंशन? देखा किससे रिलेटेड था बॉर्न कन्वेंशन? नेचर से, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का एक टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। अब इसी के अंदर ही ये कन्वेंशन का भी जो है वो उपयोग जो है वो किया गया है, CMS। एक लिखो, CMS। इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। माइग्रेटरी मतलब माइग्रेट करने वाली स्पीसीज है, क्या प्रजनन बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, राइट। उसके लिए CMS कन्वेंशन हम लोग को देखने को मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनेगा। एक लॉ का कन्वेंशन है ये, चिड़ियाओं को बचाने के लिए जो दूर दराज से ट्रैवल करती हैं, राइट। अब देखो एक बहुत बढ़िया सी चीज है, ये स्टार्ट आपको ध्यान में रखना है। इसका फुल फॉर्म याद रखना है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। ये देखो स्टार्ट, क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। स्टार्ट प्रोग्राम अभी रिसेंटली न्यूज में था, किससे रिलेटेड है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। नाम से ही पूरी चीज समझ में आ रही है, अवेयरनेस, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, स्पेस से रिलेटेड, स्पेस साइंस से रिलेटेड। और इसरो का ये, किसका है? इसरो। क्या फुल फॉर्म है इसरो का? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कब आई थी इसरो? 1969 में। ये सब फैक्ट्स भी ध्यान में रखना, वनडे एग्जामिनेशन के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी, राइट। तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसरो ने जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए हम लोग को देखने को मिला। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये स्टार्ट प्रोग्राम किसका है? किसका है? इसरो का है। किस पर्पस के लिए? बच्चों को ट्रेन करना कि वो साइंस की फील्ड की तरफ जो है वो आगे बढ़े, स्पेस और साइंस की फील्ड की तरफ आगे बढ़े, ठीक है। और ये प्रोग्राम ऑनलाइन चलेगा, ये प्रोग्राम ऑनलाइन चलेगा। और किस वेबसाइट पर चलेगा? जिज्ञासा, जिज्ञासा पोर्टल, ये भी ध्यान में रखना है। जिज्ञासा पोर्टल, जिज्ञासा वेबसाइट पर ये प्रोग्राम जो है उसके मतलब ट्रेनिंग होगी इस प्रोग्राम की, राइट। इसरो के फाउंडर कौन है? विक्रम साराभाई, पता है ना नाम? इसरो के फाउंडर, ये चीज भी याद रखो, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसरो के फाउंडर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, विक्रम साराभाई। इसका हेडक्वार्टर इसरो का कहां पर है? बेंगलुरु, बेंगलुरु। क्योंकि ये सब चीजें डायरेक्ट एग्जामिनेशन में वनडे में तो पूछते ही हैं, यूपीएससी के लिए भी आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। यूपीएससी के लिए उतने फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट पीएससी पूछ लेती है ये सब फैक्ट्स के बारे में। क्लियर टॉपिक? आगे बढ़े। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेयर मार्केट का। इकोनॉमिक्स में शेयर मार्केट पढ़ा अभी तक आपने, राइट। ये फ्रंट रनिंग क्या है? यही टर्म है, हिंदी में भी यही बोलते हैं इसको, फ्रंट रनिंग। क्या है ये? आगे चल के भागना, आगे रह के भागना, फ्रंट रनिंग। क्या है फ्रंट रनिंग का मतलब? शेयर मार्केट से रिलेटेड टॉपिक है। पहले पैसे लगा देते हैं। नहीं, अब फोटो को देखो, फोटो में क्या समझ में आ रहा है? ये बंदा कौन है? ब्रोकर है। ये ब्रोकर है, ठीक है। ये दूसरा बंदा कौन है? क्लाइंट है। क्लाइंट बोल रहा है कि मैं 10 लाख रुपए उसमें डालूंगा। अब ब्रोकर को पता लग गया यार ये क्लाइंट तो 10 लाख रुपए इसमें डाल रहा है। अब आपको शेयर मार्केट का एक बेसिक फीचर पता है कि एक कंपनी होती है, कंपनी के अंदर जब आप पैसा पहले डालते हो, पैसा बढ़ता है तो शेयर के प्राइस भी बढ़ जाता है, राइट। कंपनी में कैपिटल आया, शेयर के प्राइस बढ़ गए। अब मैं हूं, मुझे पता लग गया यार 10 लाख रुपए तो ये डाल रहे हैं, ठीक आईएएस ऑफिसर ने बोला भाई हमारा पैसा लगा दो 10 लाख रुपए। अब मुझे पता लग गया, अब मैं देख रहा हूँ कि अभी शेयर का प्राइस जो है 500 रुपए चल रहा है। इस मुझे पता लग रहा है कि 10 लाख रुपए ये डालेगा तो ऑटोमेटिकली शेयर का प्राइस 500 से शायद 600 हो जाए, 700 हो जाए, है ना। बढ़ सकता है, बढ़ेगा घटेगा तो है नहीं। तो मैंने क्या किया, अपने लोगों को बोल दिया कि इस पे पैसा लगा दो,
इसमें पैसा लगा दो और मैं भी अपना पैसा लगा दूंगा पहले, फिर मैं एज अ ब्रोकर उसका पैसा लगाऊंगा। ये है फ्रंट रनिंग, और ये एक इलीगल प्रैक्टिस है कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसी अगर प्रैक्टिस अगर ब्रोकर करेंगे, जो हो रहा है हमारे यहाँ पर, इसलिए अडानी पर यही आया था ना आरोप कि वो अपना खुद का पैसा लगा, हाँ, अपना खुद का पैसा जो है वो लगा रहे। तो आपको हर एक टर्म इससे रिलेटेड जो है वो पता होना चाहिए। हालांकि ये वाला टर्म जो था वो अडानी से रिलेटेड नहीं है, एलआईसी से रिलेटेड है। एलआईसी के कुछ एम्प्लॉइज के ऊपर जो है वो कार्रवाई जो है वो कर रही है सेबी। इसने बैन कर दिया है काफी सारी कंपनीज को फ्रंट रनिंग के लिए, कि फ्रंट रनिंग में ये काम कर रही है। ये शेयर मार्केट से रिलेटेड फ्रंट रनिंग का टॉपिक है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि फ्रंट रनिंग अभी रिसेंटली न्यूज में था, बताओ किससे रिलेटेड है? शेयर मार्केट की इलीगल प्रैक्टिस से रिलेटेड है। ठीक है, ये इलीगल प्रैक्टिस है स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, एक मिनट, एक टॉपिक इसमें छूट गया है। अच्छा, ये वाला आपको पता है कुछ स्कीम के बारे में? ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, है ना, अटल पेंशन योजना, राइट। ये तीनों स्कीम जो है वो सरकार ने 2015 में जो है वो शुरू करी थी, राइट। अभी इससे रिलेटेड जो है वो न्यूज आई थी, तो हम लोग को ये तीनों स्कीम के बारे में जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए 1 साल का आपको जो है वो देना पड़ता है, बैंक अकाउंट से जो है वो कट जाता है। इसमें कितना, शायद 330 रुपए, राइट। और इसमें मेरे ख्याल से अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग पेंशन है, मतलब कि जो पेंशन वाले हैं, कि आप मेरे ख्याल से 18 से 40 साल की उम्र तक का है ये, राइट। तो ये तीनों स्कीम के बारे में लिखो और इसको जो है वो आपको जो है वो पढ़ना है। ये तीनों स्कीम का आपका एक टास्क है, इसको आपको जो है वो कवर अप करना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, ये एक्सीडेंट से रिलेटेड है, 2 लाख रुपए तक का कवर जो है वो मिलता है। ये वाली जो है वो लाइफ इंश्योरेंस है, जीवन बीमा, और ये जो है वो पेंशन से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलती है, अटल पेंशन योजना। वो तो आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत। ठीक है, ठीक है, ये तीनों स्कीम के बारे में अपन को कवर अप करना है। हाँ, ये जो आयुष्मान योजना है सर, उसको ये योजना बोलेंगे कि भारत सरकार? किसकी योजना बोलेंगे? भारत सरकार की तो पीएम की तो भारत सरकार ही होता है ना, सेम ही तो चीज है। हाँ, सेम ही चीज है वो तो। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। किसमें? जो आपने नहीं नहीं नहीं, ये अलग है, ये 3 स्कीम अलग है। वो देखो, एक्सीडेंट वाली स्कीम अलग होती है, राइट। किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उसको पैसा मिल रहा है, मतलब अब देखो, आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी बनेगी आपकी, राइट। ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं हूं, मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मैं इस स्कीम में अगर मैं इन्वॉल्व हूं तो मुझे 2 लाख रुपए तक जो है वो मिल जाएगा अमाउंट, राइट। दूसरी स्कीम जो है वो जीवन ज्योति बीमा योजना, ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, डेथ होने पर इसमें पैसा मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस में ये होता है ना, डेथ होने पर पैसा मिलता है। और पेंशन योजना में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद आप जब रिटायरमेंट जो है आपका होता है तो उसके बाद आपको पैसा आने लगता है। यही तो है पेंशन योजना के अंदर, राइट। तो ये चीज है। अब देखो, ये एक सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। क्या होता है गुड गवर्नेंस? सुशासन बोलते हैं ना अपन इसको, सुशासन, गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस किसको बोलते हैं हम? ये टर्म जो है, शासन होता है ना, गवर्नेंस किसको बोलते हैं? शासन। पॉलिटी हुई है अभी आपकी कंप्लीट? पॉलिटी में पढ़ा है शासन क्या होता है? क्या होता है शासन? कोई बात नहीं, अपन पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। जो चीज नहीं आ रही, और देखो, जो भी चीज समझ में नहीं आ रही तुरंत पूछना है, कि मतलब ऐसे संकोच नहीं करना है कि अरे यार हमें तो आ नहीं रहा, राइट। तुरंत पूछना है। शासन का मतलब गवर्नमेंट की सर्विस, सरकार जो सर्विस प्रोवाइड कराती है उसको बोलते हैं शासन, राइट। राइट, गुड गवर्नेंस मतलब कि सरकार ऐसी सर्विस प्रोवाइड करा रही है कि आपको टाइम पर पूरी चीजें जो है वो मिल रही है, राइट। आप गवर्नमेंट ऑफिस में गए, आपको टाइम पर पूरी सर्विस मिल रही है, उसको कहते हैं गुड गवर्नेंस। तो इसका एक नेशनल सेंटर जो है वो अभी तैयार किया गया है, राइट। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस जो है वो अपनी कैपेसिटी, इसमें और भी सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही है। तो इससे रिलेटेड ये टॉपिक था।
इसमें बस ये ध्यान में रखना कि ये वाला सेंटर जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन, पर्सनल और एक और है पब्लिक ग्रेवियंस, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन, पर्सनल और पब्लिक ग्रेवियंस, MOPPP, इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर ये हम लोग को देखने को मिलती है। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं इसके चेयरमैन होते हैं। आप जब यूपीएससी क्रैक करोगे तो कैबिनेट सेक्रेटरी की रैंक आपको मिलेगी, टॉप मोस्ट रैंक है कैबिनेट सेक्रेटरी। इसका काम में आता है कौन सी मंत्रालय में? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन और पब्लिक ग्रेवियंस, MOPPP लिख दो, MOPP, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस और पेंशन। गुड गवर्नेंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, किसी को पता है? गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर, ये भी लिख लेना, गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी है, 25 दिसंबर, गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, अभी देखो, अभी सरकार जो है वो क्या कर रही है, सरकार ने अभी ये टारगेट किया है कि इंडियन लैंग्वेजेस को जो है उसकी डिक्शनरी बना रही है, इंडियन लैंग्वेजेस की, कि हमारी भारतीय भाषा जो है उनकी डिक्शनरी बनाना बहुत जरूरी है, शब्दकोश, राइट। तो 10 इंडियन लैंग्वेजेस की डिक्शनरी जो है वो तैयार करी है और उसके लिए इन्होंने ये चीज जो है वो शुरू करी, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, ये कमीशन है, CSTT कमीशन, क्योंकि कमीशन से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ ये फलाना आयोग जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये इंडियन लैंग्वेजेस की क्या बना रही है, डिक्शनरी। अभी 10 इंडियन लैंग्वेज की इन्होंने डिक्शनरी बनाई है, जिसमें बोडो, संथाली, डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी, मैथिली और संस्कृत भाषा जो है वो उसमें रखी गई है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में। ठीक है, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूज जो थी वो पॉलिटिकल न्यूज थी, बट आपको पता होना चाहिए समर्थ रामदास जी कौन है और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में शायद आपने पढ़ा हो, राइट। तो ये कौन है, तो इन दोनों के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। स्पेशली देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में तो सबको जानकारी ऑलमोस्ट है, राइट, बट ये समर्थ रामदास जी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये कौन है। तो आप ये ध्यान में रखना कि इनका जो टाइम पीरियड था 1608 से लेकर 1681 का था, 1608 टू 1681 का इनका टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड पर ये हुआ करते थे। ये हिंदू संत थे, कवि थे, पोएट थे, फिलोसोफर थे, राइट, स्पिरिचुअल मास्टर थे, धार्मिक गुरु जिसको हम लोग बोलते हैं, भगवान राम और हनुमान जी के भक्त थे, राइट। तो अभी एक ने कंट्रोवर्सी करी थी कि शिवाजी महाराज जी जो है वो इनको गुरु मानते थे, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं था। शिवाजी महाराज जी सिर्फ डोनेशन जो है वो देते थे इनके मंदिर के लिए, दैट्स इट, राइट। छत्रपति शिवाजी जी के बारे में तो आपको पता ही होगा, भोसले जो क्लैन है उससे ये बिलोंग करते थे, राइट। इनकी मदर ने इनको जो है पूरी तरह से ट्रेन किया था। इनके बारे में जब आप पढ़ोगे तो मजा आएगा। कभी कभी फ्री टाइम मिला करें तो इन सब पर्सनालिटी के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, राइट। तो उससे एक तो मोटिवेशन भी जो है मिलता है और दूसरी बात एग्जामिनेशन में काफी सपोर्ट भी जो है वो मिलता है, ठीक है। एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट है, डिजिटल त्रिपुरा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या हो रहा है कि त्रिपुरा के अंदर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है उनको इलेक्ट्रॉनिक बनाया जा रहा है, क्योंकि आज के डेट में हम लोग को ज्यादा से ज्यादा पेपरलेस चीजें जो है वो करनी है, कि कम से कम पेपर का जो है हम लोग उपयोग करें, जितनी भी चीजें डिजिटलाइज हो, राइट, क्योंकि हमें डिजिटलाइजेशन को आगे बढ़ाना है। अब आप एक ऑफिसर हो, क्यों बढ़ाना है डिजिटलाइजेशन को आगे, क्वेश्चन। डाटा सेव रहता है, ठीक है, डेटा सेव रहेगा और ज्यादा उसके पहला पॉइंट आपने बोला, और टाइम कम वो लगता है, टाइम कम लगेगा, राइट, टाइम एफिशिएंट है। तीसरा, मतलब ये सवाल की कागज का भी कम होगी, लकड़ी पेपर का यूज नहीं होगा, लकड़ी भी नहीं कटी जाएगी, पेपर यूज कम हो जाएगा, लकड़ी नहीं कटेगी, बिल्कुल एक ही बात है। और बताओ, सोचो आप एक ऑफिसर हो, क्यों करना है हमें डिजिटलाइजेशन। अब देखो, आपने कॉमन बातें बता दी, एक ऑफिसर की नजर से भी वो पॉइंट नहीं आ रहा। अरे भैया, ट्रांसपेरेंसी, आप एक डीएम हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, राइट, आप देखोगे कि आपके नीचे वाला अधिकारी जो है उसने क्या क्या चीजें करी है, एसडीएम ने, तहसीलदार ने, तो आप एक क्लिक पर पूरी चीज देख पाओगे कि उसके पास कितने समय से कितनी फाइलें रखी हुई हैं, राइट, ट्रांसपेरेंसी। और अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चीज हमें देखनी होगी। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज किया जाता है,
जिसको हम बोलते हैं शटल डिप्लोमेसी। ये लिख लेना टर्म, ये अपने एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हो, शटल डिप्लोमेसी, शटल डिप्लोमेसी। अब क्या होता है ये शटल डिप्लोमेसी? ये सब चीजें न्यूज की हैं, बट ये सब चीजें पढ़ते ही नहीं, फिर बोलते हैं कि एग्जामिनेशन में ये कैसे आ गया। क्या मैं आपसे वही बोल रहा हूँ, ये सब चीजें अब फिर एग्जामिनेशन में पेपर अपने हाथ में सामने आता है, हम सोचते हैं कि अरे यार करंट अफेयर्स तो हमने पढ़ा ही नहीं, मतलब ये कहाँ से आ गया, तो आउट ऑफ टॉपिक आ गया। आउट ऑफ टॉपिक करंट अफेयर्स का हिस्सा देखो, ये लिखा हुआ है, द हिंदू न्यूज़पेपर है, द हिंदू न्यूज़पेपर में ये देखो, ये लिखा हुआ है शटल डिप्लोमेसी। तो इसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, राइट, एक कंट्री के, वो दूसरी कंट्री में जाते हैं अपने रिलेशनशिप को ठीक करने। जैसे पुरानी किसी कंट्री के साथ किसी बीच में कंट्रीज के बीच में रिलेशन खराब रहते हैं ना, संबंध खराब रहते हैं, उसको सुधारने के लिए, तो कंट्रीज के बीच में संबंधों को सुधारने के लिए शटल डिप्लोमेसी टर्म का यूज जो है वो किया जाता है, राइट। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट टर्म जो है वो पूछ लिया जा सकता है। बहुत सिंपल सी छोटी सी न्यूज है। ये क्या है, क्या ये ईयू किसको बोलते हैं? अरे यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन। फिर ये क्या है, कार्बन बॉर्डर टैक्स, मतलब क्या हुआ? अब देखो, काफी सारे सामान जो होते हैं वो जो बनते हैं, मैन्युफैक्चर होती है जो भी प्रोडक्ट्स, अब जैसे स्टील में मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा। मैं जो भी प्रोडक्ट बना रहा हूँ, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिससे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा एमिट हो रहा है, तो अब यूरोपियन यूनियन 2026 से ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाने वाली है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जैसे ये प्रोडक्ट आएंगे उस पर टैक्स जो है वो यूरोपियन यूनियन लगाएगी। हालांकि हमें उतना नुकसान जो है वो होगा नहीं, उससे रिलेटेड ये न्यूज 2026 कुछ दिनों पहले आई थी ये न्यूज द हिंदू के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्पेशल पॉइंट्स थे अलग से, जिसको थोड़ा सा ध्यान में रखना था। अब न्यूज़पेपर की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार एक स्कीम लेकर आई है, मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023। स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023। जैसे कि दिल्ली के अंदर आपको एक चीज पता होगी ना कि जो 15 साल से पुरानी गाड़ी है, 10 साल से पुरानी गाड़ी है, तो वो वैन है, उनको जो है वो नहीं चलवाने दिया जाता। क्यों? क्या? प्रदूषण, राइट, पोल्यूशन के कारण हम लोग को देखने को मिलता है। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है? BS4 की गाड़ियां होती हैं, BS5 की गाड़ी हमारे लॉन्च हो रही है। BS5 को हमने स्किप कर दिया, डायरेक्ट BS6 आएगी। BS का फुल फॉर्म क्या है? भारत स्टेज, भारत स्टेज, ये BS का फुल फॉर्म होता है, ये आपको पता होना चाहिए, भारत स्टेज, राइट। ये है क्या एक्चुअल में, क्या क्यों बोलते हैं हम BS4, BS6, BS5, BS3? नहीं, कितना पोल्यूशन रिलीज हो रहा है, ये सिर्फ पोल्यूशन से रिलेटेड है, जो हम यूरोपियन यूनियन से हमने इसको कॉपी किया है, ठीक है। तो ये फैक्ट, सल्फर, गाड़ियों में सल्फर तो रिलीज होता है, तो उसको, और मोनोऑक्साइड हम लोग को जो देखने को मिलता है जो काफी ज्यादा हार्मफुल है, तो अलग अलग गैसेस जो हम लोग को देखने को मिलती है उसको कम जो है वो ये वाली टेक्नोलॉजी जो है वो करती है। हाँ, मतलब वो पोल्यूशन लेवल जो है वो कम होगा, यानी गाड़ियों से कम प्रदूषण जो है वो रिलीज होगा, ठीक है। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना है। तो अब ये बेसिकली क्या बोल रहा है दिल्ली सरकार की, जितने भी गाड़ियां हैं, राइट, जो नॉर्मल पेट्रोल जिनमें डलता है, 2, 3 और 4 व्हीलर कमर्शियल गाड़ियां, राइट, कमर्शियल गाड़ियां मतलब वो टैक्सी वगैरह जो चलती हैं रोड वगैरह पे, इवन जो कमर्शियल गाड़ियां उनको ही बोलोगे, जैसे जोमेटो वाले डिलीवरी करते हैं, ओला, उबर जो हम लोग को देखने को मिलती है, इन लोग जो डिलीवरी करते हैं, राइट, या आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ते हैं, तो इनके लिए अब जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है कि अब से इनको 1 जुलाई से, ये कहा गया, इसमें लिखा है कि जुलाई, कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ 1 जुलाई से अब मैंडेटरी जो है वो हो गया इनका, कि इनको जो है वो क्या करना पड़ेगा कि अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो चलानी पड़ेगी, राइट। तो ये एक चीज है दिल्ली के अंदर। अब हम लोग को एक स्कीम एक और देखने को मिल रही है, मुख्यमंत्री कृषि ब्याज माफी योजना, नाम से समझ में आ रहा है, मुख्यमंत्री कृषि ब्याज माफी योजना, मतलब एग्रीकल्चर
का जो इंटरेस्ट है उसको जो है वो वेव ऑफ कर रहे हैं, राइट। 2 लाख रुपए तक का, 2 लाख रुपए तक का जितना भी इंटरेस्ट है उसको वेव ऑफ करने के लिए स्कीम जो है वो मध्य प्रदेश सरकार लेकर आई है। तो एमबीपीएससी के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एमबीपीएससी के अंदर। 2 लाख रुपए तक का लोन जो है वो वेव करने के लिए ये स्कीम है। तो आपसे यही पूछेंगे कि कितने लाख तक का लोन जो है वो वेव किया जाएगा, 2 लाख तक का। डायरेक्ट क्वेश्चन एमबीपीएससी में मिलेगा आपको। यूपीएससी की डेट आ गई है 2024, 26 में 26 में द डी डे आपका होना चाहिए। अभी एमबीपीएससी 21 तारीख को होने वाला है। कोई दे रहा है एमबीपीएससी अभी? एमबीपीएससी दे रहे हैं? सर भी दे रहे हैं एमबीपीएससी ना। हाँ, श्रीवास्तव ना सर है ना। हाँ, एमपीपीएससी का मेरा एक्सपीरियंस पिछले 7 सालों का रहा है। एक किताब आती है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, मैं बात कर रहा हूँ, और मुकेश महेश्वरी करके एक किताब है, मुकेश महेश्वरी। 100% पूरे प्रीलिम्स के क्वेश्चन वहीं से आते हैं। उस सिर्फ एक 400 पेज की किताब है, वो पढ़ लोगे तो प्रीलिम्स आपका एमपीपीएससी कहीं नहीं जाएगा। बट मेन गेम जो होता है वो मेंस का होता है। जब तक आपको मेंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तब तक थोड़ा क्रैक कर पाओगे। अब देखो, सीबीआई आपका पॉलिटी हो गया ना फिनिश। सीबीआई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन सी बॉडी है? सीबीआई संवैधानिक निकाय है या स्टैट्यूटरी, क्या बोलते हैं, वैधानिक निकाय? पक्का बताओ। पॉलिटी किसके? आपने भी पढ़ लिया पॉलिटी क्या अभी? आपने, अच्छा, एक ही बस आप ही ने बस क्लास की पॉलिटी की। ना कॉन्स्टिट्यूशनल है और ना स्टैट्यूटरी है, मतलब ना कानून के द्वारा बनाई गई बॉडी है ना संवैधानिक बॉडी है। ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत बनाई गई है। लिखो सीबीआई, ये पढ़ना है आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीआई का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमें अगर इंटरपोल से बात करनी है, इंटरपोल पता है ना, इंटरनेशनल पुलिस, हमें अगर इंटरपोल से कॉन्वर्सेशन करना है तो कौन सी बॉडी कॉन्वर्सेशन करती है? सीबीआई, ये ध्यान में रखना। और सीवीसी क्या है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये आपकी पॉलिटी के टॉपिक है। ये नहीं पढ़ा? ये पॉलिटी का मेन टॉपिक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। अभी आएगा शायद, पढ़ोगे आप आगे। दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत पावर मिलती है सीबीआई को। तो कोई भी बोले सीबीआई जो है वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी, दोनों में से कोई नहीं है। इसको पावर मिलती है इस कानून के थ्रू, दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ, 2 चीजें होती हैं सीबीआई के अंदर। जनरल कंसेंट शब्द सुना है? सीबीआई पढ़ा होगा, तो आपको जनरल कंसेंट कैसे ऑपरेट करती है सीबीआई ये बताया कि सिर्फ फैक्ट्स बताएं? अभी कैसे ऑपरेट करती है बताओ सर। आप सीबीआई ऑफिसर हो, आपको वेस्ट बंगाल में एक केस दिया हुआ है। पहली बात तो ये बताओ कि सीबीआई कौन से केसेस हैंडल करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंप्लॉई है अगर उस करप्शन में फंसा हुआ है तो उसकी केस करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई केस सीबीआई को देगी तो उसकी वो जांच करेगी, खुद से नहीं करेगी। सुओ मोटो नहीं है, मतलब खुद से जांच करने वाला प्रोविजन सीबीआई के पास नहीं है। सीबीआई सिर्फ उसी केस की जांच करती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको देती है, राइट। अब देखो, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, जैसे आपने आईएएस एग्जाम क्रैक कर लिया, आप आईएएस ऑफिसर हो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, बट आपको एक स्टेट का कार्डर मिलता है। आपने सुना होगा स्टेट कार्डर, कि मेरा स्टेट है, राइट। आपको एक स्टेट मिल जाता है सर्विस के बाद, मतलब जैसे ज्वाइन करते हो उसके बाद आपको आपकी रिटायरमेंट तक के लिए एक स्टेट जो है वो दे दिया जाता है, आप उस स्टेट में ऑपरेट करोगे। अब आप एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो, उस स्टेट के अंदर हो, राइट। अब आपके ऊपर जांच करने के लिए सीबीआई जो है वो आ रही है, तो उसमें किसी का कंसेंट लेना पड़ेगा, सहमति लेनी पड़ेगी कि नहीं, कि या फिर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देगी और जांच करना शुरू हो जाएगा? किसकी? अब इस केस में एक बड़ा इशू है, जो बड़े मामले चलते हैं,
जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर सीबीआई घुस नहीं सकती क्योंकि वेस्ट बंगाल ने जनरल कंसेंट अपना हटा दिया है। एक होता है आम सहमति, जिसको जनरल कंसेंट बोलते हैं। स्टेट जो होती हैं वो जनरल कंसेंट देती है कि आप आ जाओ, आपको किसी की परमिशन नहीं लेनी, सिर्फ हमें एक नोटिस दे देना है हमारे सीएमओ में, राइट, कि आप जो है वो हमें नोटिस है वो दे दीजिए। अच्छा, सीबीआई किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आंसर करो, सीबीआई किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ये बताया होगा ना, फैक्ट है। गलत, डिफेंस का तो रोल ही नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मिनिस्ट्री बताई थी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन और पब्लिक ग्रीवियंस, ये नहीं बताया? ये तो फैक्ट बताया मैंने। क्वेश्चन अगर आ जाएगा सीबीआई किस मिनिस्ट्री के अंदर है, क्या लिख के आओगे? ये तो फैक्ट है, ये फैक्ट है कि नहीं? छोड़ो, होम के अंदर नहीं है पायल, ये चीज ध्यान में रखना। गृह मंत्रालय, हाँ, वो सेंटर का अलग होता है, स्टेट का अलग होता है, ठीक है, क्लियर? तो सीबीआई लिखो, सीबीआई के बाद अच्छे से पढ़ना है बंदो, ये सब ऐसे हल्के फुल्के पढ़ने में थोड़ा काम बनेगा यार। अब देखो, ये चौथी पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट हम लोग को देखने को मिल रही है डीपीएसयू की। पीएसयू के बारे में पढ़ा होगा पॉलिटी के अंदर, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, क्या होता है ये? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पढ़ा है? क्या चीज है? सरकारी कंपनी है, ये सरकारी कंपनी है, राइट। अब डिफेंस के प्रोडक्ट बनाने वाली भी सरकारी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जहां पर वेपन्स बनते हैं, आर्म्स वेपन्स जो है वो यहां पर बनते हैं, राइट। कोई बात नहीं, रिवीजन करो, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो आप पढ़ने, देखो एक स्ट्रेटेजी अपनाओ, क्लास में जो चीज पढ़ाई जा रही है घर में जाकर वो चीज पढ़ो, नेक्स्ट डे जो चीज क्लास में पढ़ाई जाएगी उसको पढ़ के आना। तो अभी लिस्ट दे दी हम लोगों ने कि कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है डिफेंस के प्रोडक्ट वो इंडिया में ही बनाए जाएंगे, राइट, ठीक है। सीबीआई आपका एक टास्क है, आपको फिनिश अप करना है ना। अब आ जाते हैं अपन डायरेक्ट ऑनलाइन स्टूडेंट्स में साइन ऑफ कर रहा हूँ। आज के लिए इतने करंट अफेयर्स थे बस। जय हिंद।